Welcome back, my students. This is chapter 5 of your macroeconomics book. इस चैप्टर में आपको हम पढ़ाना है मनी. व्हाट इज मनी? सबसे पहले मनी क्या है इससे पहले भी हम चलते हैं. मनी क्या अचानक से मनी आई? जो हमारी इकोनॉमी है इससे पहले कैसे हम लोग ट्रेड करते थे, कैसे कॉमर्स में कैसे काम चलता था. तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मनी से पहले क्या था. तो मनी से पहले आपका एक बर्टर सिस्टम था जिसको हम गुड्स टू गुड्स यानी जीजी की इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, या कमोडिटी टू कमोडिटी यानी सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं. नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे मतलब इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई. सबसे पहले पढ़ते हैं मनी क्या है. व्हाट इज मनी? तो मनी इज एनीथिंग which is commonly accepted as a medium of exchange, which is commonly accepted as a medium of exchange. यानी मनी वह है जिसको हम नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने. यानी अगर हमारे पास कुछ भी चीज है तो हम मनी को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस चीज को देने के लिए रेडी हो जाएंगे. पहला तो ये हो गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा है ए यूनिट ऑफ वैल्यू. ए यूनिट ऑफ वैल्यू यानी कहने का मतलब किसी भी यूनिट की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है मनी के थ्रू. कैन बी हेल्प ऑफ मनी. आई सेड दैट ए यूनिट ऑफ वैल्यू कैन बी मेजर्ड. देन नेक्स्ट है ए स्टोर ऑफ वैल्यू. आप मनी को स्टोर भी कर सकते हो. जानते हैं, सीधी सी बात है, अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी कमोडिटी है, उसको लॉन्ग टर्म तक हम लोग स्टोर नहीं किया जा सकता. बट मनी एक ऐसा कमोडिटी है, ऐसी चीज है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट. और इसका मतलब ये भी होता है कि मनी से हम अपने जो पेमेंट होते हैं उनको टाल सकते हैं, आगे के लिए डिफर कर सकते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, इस प्रकार से डिफर कर सकते हैं. तो मनी देखा कि एक मनी से हम कितना सारा वर्क कर सकते हैं. एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट. यही सब आपको इस मनी के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टीज में देखनी है. मनी क्या है, कैसे ये वर्क करती है, इसकी कैसे स्टार्टिंग हुई, जस्ट हम नेक्स्ट इसका एवोल्यूशन से पढ़ते हैं. अब एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? ये एवोल्यूशन ऑफ मनी. चलते हैं. मनी की स्टार्टिंग कैसे हुई? सीधी सी बात है, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी. अब क्या प्रॉब्लम रही होगी कि हमें मनी को लेना पड़ा? क्या पहले हम गुड्स टू गुड्स की जो इकोनॉमी थी उस पर काम नहीं कर पा रहे थे? क्या उससे हमारा काम नहीं चलने वाला था? तो उसी चीज को समझना है कि क्या प्रॉब्लम थी. सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब मनी नहीं थी तब हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से फेस होना पड़ता था. सपोज लाइक आपको एक गुड्स के लिए, गुड्स यानी जो आपके पास है और जो आपको वांट है, आपको जो चाहिए है, आप उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे टाइम एक्सपेंड करते हो, बहुत सारा वेटिंग, डिस्टिलिटी ऑफ वेटिंग, सर्चिंग कॉस्ट लगाते हो. आप बहुत बार मार्केट में जाते हो. आपके पास सपोज गेहूं था, मेरे पास गेहूं था, मुझे मार्केट चाहिए था. अब मार्केट में गया कि मार्केट तो अवेलेबल है बट वहां पे कोई उससे गेहूं लेने वाला ही नहीं. फिर मैं क्या करूंगा? इस प्रकार की प्रॉब्लम को भी इस मनी ने सॉल्व किया. तो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या क्या समस्याएं थी. और साथ ही साथ मैं एक बार गया, दो बार गया मार्केट, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिली. इस प्रकार से हमने तो टाइम वेस्ट किया, साथ में सर्चिंग कॉस्ट को भी हमने बढ़ाया, इंक्रीज कर दिया. इस प्रकार से मनी का हमारा फिर यहाँ पे क्या होता है कि मनी का एवोल्यूशन होता है, खोज होती है. सबसे पहले मनी किस फॉर्म में आई? अब स्टार्टिंग है, एवोल्यूशन खोज हो रही है. सबसे पहले मनी स्टार्ट हुई, बट अब ये नहीं कि डायरेक्ट वो कागज का नोट या करेंसी बन गई. इसके पहले भी कुछ हुआ है, वो है कमोडिटी मनी. अब ये कमोडिटी मनी होता क्या है हम आपको बताएं. कमोडिटी मनी एक ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम यूज करके कुछ भी सामान को सेल एंड परचेज कर सकते थे. जैसे काउज हो गई, गाय वगैरह होती हैं, सी सेल्स होते हैं, जो एक अच्छे अच्छे वो घोड़ी टाइप के हम खेलते रहते हैं, वो भी हो सकता है. लेदर
जो भी हम लोग कमोडिटी में यूज करते हैं, पेयर्स, जो भी जवाहरात वो मोती वगैरह होते हैं, एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो चमकदार अच्छे वाले स्टोन्स यानी पत्थर होते हैं, उनका हम यूज किया करते थे मनी की फॉर्म में। अब जैसे आप किसी से कुछ चीजें लेने गए तो आपने इन सब वस्तुओं को आपने मनी के फॉर्म में यूज किया, कब तक? जब तक आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन नहीं था। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कमोडिटी मनी को यूज करने के तत्पश्चात आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आई कि सपोज काऊ है आपके पास, आप उसको किसी को देना चाहते हो, उससे कुछ लेना चाहते हो, बट वी आर नॉट एप्लीकेबल टू परचेज फॉलोइंग आइटम्स इन द कंपेरिजन ऑफ काउस। सो हमें क्या करना पड़ता है कि इस कारण से हम उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। जब कमोडिटी मनी फिर गई, फिर आपका आता है नेक्स्ट इस सब प्रॉब्लम से सॉल्व करने रिजॉल्व होने के लिए फिर आपका आता है मेटलिक मनी। अब मेटलिक मनी में क्या था, मोस्टली इसमें सिल्वर और गोल्ड ही रहता है, कुछ मतलब कॉइंस वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। बट मेटलिक मनी को जैसे हमने यूज किया तो सबसे पहले इसके लिए हमने सिल्वर और गोल्ड के कॉइंस बनाने स्टार्ट किए। जब कॉइन्स बनाए तब उसमें देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई भी ट्रेड करने वाला है वो कॉइन्स के साथ बहुत अभद्रता करता है, यानी इसके साथ छेड़खानी करता है। सपोज इस साइज का कॉइन था, 2 कॉइन थे, अब मेरे पास आ गए, इसका वेट तो किसी को नहीं मालूम, बट मैंने इनको इतना छोटा छोटा करके 4 बना दिया। अब ये कॉइन्स पहले भी 10 पैसे का था और ये भी 10 पैसे का, ये 10 रुपीज का था। दोनों की कॉइन्स के हमने 10, अब इनको छोटा छोटा करके पतला बना दिया। इस प्रकार से इस कॉइन्स का बहुत लोगों ने गलत फायदा भी उठाया। तो इसलिए फिर इस कॉइन्स से भी हम लोग यानी 1930 के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, फिर मेटलिक मनी में कुछ और भी प्रॉब्लम थी, जैसे उसको ले जाने की प्रॉब्लम। जैसे हमें यहाँ से कहीं से गुजरना है, लेके जाना है, तो उसको ले जाने में बहुत सारी सिक्योरिटीज चाहिए होती है। और मेटलिक मनी में साथ में एक प्रॉब्लम और भी थी कि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज का। ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट होगा तब आप पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वेट। उसका जो वेट होता है वो बहुत होता है। इसलिए आफ्टर 1930 मेटलिक मनी को हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गए। मेटलिक मनी की जगह हमने एक पेपर मनी का इस्तेमाल करने लगे, जिसको हम बोलते हैं नोट्स। पेपर मनी जिसको हम बोल सकते हैं नोट्स। इसका इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी, इसी को हम एक पेपर मनी के नाम से भी जान जाते हैं। और जिसको रेगुलेटेड एंड कंट्रोल करती है कौन? आरबीआई। इसको कौन बनाती है? पेपर मनी को आरबीआई कंट्रोल करती है, उसी वही रेगुलेट करती है। अब पेपर मनी भी एक बहुत बड़ा एक क्रांति मान सकते हैं मेटलिक मनी की समय का, कि जब पेपर मनी है तो हमारा थोड़ा सा करप्शन भी कम हुआ, लोगों को डेफर पेमेंट भुगतान करने की समस्या तो मनी ने खत्म ही कर दी थी। साथ में एक ह्यूज अमाउंट आपको ले जाने लाने की समस्या नहीं थी, वेट नहीं था, उसका वजन नहीं था, वेटलेस मनी होती है पेपर मनी, तो उसे कह सकते हैं। फिर आपकी आती है पेपर मनी के बाद जब आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर लग सकता है इसमें, फिर लाने ले जाने पे, इसमें भी अब लोग क्या है थोड़ा सा डेवलप होने लगेंगे, उनकी छोटी सी प्रॉब्लम अब नहीं सही जाती, तब वो लोग आ जाते हैं डिजिटल मनी पे। डिजिटल मनी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारा फोन पे और गूगल पे होता है, ये भी हमारा एक तरह से डिजिटल मनी है। इसी के कई नाम फॉर्म में देखा जा सकता है। इसी को हम इलास्टिक मनी के नाम से जानते हैं, क्रेडिट मनी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब सर बोले इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है जो आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो सब क्या होता है आपका डिजिटल मनी की फॉर्म में होता है। साथ में आपने कभी बैंक गए हो तो बैंक में एक चेक भी आपको इशू होता है, वो भी आपका चेक क्या कहलाता है? डिजिटल मनी होती है। तो आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि एक मनी की स्टार्टिंग कैसी हुई, क्यों हुई, क्या रीजन रहे, मनी का एवोल्यूशन कितने कितने फॉर्म में हुआ। तो क्या हम ऐसा एक प्लानिंग सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, थिंक अबाउट देम
कि आपका क्या नेक्स्ट मनी भी कुछ ऐसा होगा। सपोज मान लेते हैं डिजिटल मनी एक कलेक्टेड मनी होगी या फिर उसको क्रैश कर दिया, तो नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही कोई ना कोई चीज हो सकती है, मे भी आ सके। तो इस प्रकार से ये एवोल्यूशन ऑफ मनी जो हमारे पहले से लेके अभी तक का होता रहा है, ये था। अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ मनी। अभी तक तो हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी किस प्रकार से हुआ, लेकिन हम मनी को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मनी का काइंड्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी इसके टाइप्स बोल सकते हैं इसको। वो टाइप्स क्या है, एक लीगल टेंडर मनी होता है, एक नॉन लीगल टेंडर मनी होता है। अब लीगल टेंडर मनी क्या कहलाते हैं, जो कि लीगल है, सिंपल से उसमें कुछ वर्ड्स लगा हुआ है, लीगल टेंडर मनी, जिसको हम एक फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे कि लीगल टेंडर मनी का हम एक, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, लीगल टेंडर मनी यानी हमारे पास करेंसी, लीगल किसको बोलेंगे, जो हमारे हाथ में या कैश होती है, कॉइन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब लीगल टेंडर मनी की बात है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जो लिमिटेड, यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है लिमिटेड, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक लिमिट होती है। अब लिमिट क्या होती है कि आपको कॉइन्स जो होते हैं, मेन जो लीगल टेंडर में कॉइन्स और नोट्स दोनों ही आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता लीगल टेंडर में। बट अब एक तरफ कॉइन को भेज दो, एक तरफ नोट को भेज दो। अब लिमिटेड की बात होगी तो लिमिटेड में आपके आ जाते हैं कॉइन्स, कौन आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, और अनलिमिटेड में आपके सारे नोट्स आ जाते हैं, करेंसी नोट्स आ जाते हैं, जिसको हम जानते हैं। अच्छा, इसके आगे लिमिटेड लीगल टेंडर क्यों लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा एक कॉइन्स रूल कहता है, एक्ट कहता है कि हम किसी भी पेमेंट को करते हैं, अगर किसी भी पेमेंट को करते हैं, जो पेई होता है वो मैक्सिमम 1000 तक का कॉइन्स पे कर सकता है इन वन टाइम। मतलब कॉइन्स कितने पे कर सकता है वन टाइम में, 1000 का। इसके ऊपर अगर वो कॉइन पेमेंट करना चाहता है तब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट ना करे तो उसके राइट के अंदर है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी आपको ये सिखलाती है कि आप नोट्स होते हैं, नोट्स का एक लिमिटेड नहीं है, उसका कुछ लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड उसको पेमेंट कर सकते हो नोट्स की फॉर्म में। आप जितना भी पेमेंट चाहो तो उतना पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब मनी को हमने दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक लीगल टेंडर मनी, अब लीगल में दोनों हो गई, कॉइन्स और नोट्स। अब दूसरा इसका पार्ट एक आता है नॉन लीगल टेंडर मनी। अब नॉन लीगल टेंडर मनी ये आपकी एक ऑप्शनल मनी होती है। अब ऑप्शनल मनी का ये मतलब है जो कि एक फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, एक रिटन वैल्यू फॉर्म में होती है। नोट्स, एक क्रेडिट नोट वगैरह होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, बॉन्ड, ये सब होता है आपका इसमें नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको हम डायरेक्ट एक मार्केट में ऐसे नई एक करेंसी की तरह से यूज नहीं कर सकते, इसको हम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ मनी में आपको बताना चाहते थे कि फर्स्ट है लीगल टेंडर मनी और सेकेंड है इसका अनलीगल टेंडर मनी या नॉन लीगल टेंडर मनी। तो इसमें क्या था कि इट मींस मनी डिफाइंड अंडर लॉ ऑफ लैंड, इट हैज द लीगल पावर ऑफ डिस्चार्ज डेबिट। जो आपकी लीगल टेंडर मनी होती है उसमें एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं कि डेब्टर, जो डेब्ट होता है उसको डिस्चार्ज करने की पावर होती है। क्या है? डिस्चार्ज डेब्ट, लीगल पावर ऑफ डिस्चार्ज डेब्ट। यानी आपने जैसे किसी से पैसा उधार लिया हुआ है तो उसमें डायरेक्टली एक पावर है कि आप किसी को अगर वो पैसा देते हो, कौन सी लीगल टेंडर मनी अगर देते हो तो आपका जो पैसा उधार लिया है वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम एक लिमिटेड लीगल टेंडर बोल देते हैं, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब बात मनी की है, पढ़ना एक लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर की बात है तो इसमें एक लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है और इसका एक अनलिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, जो हमें समझा रहा है कि इसमें एक लिमिट है और इसमें एक अनलिमिटेड, यानी लिमिट है ही नहीं।
जरा सोचो कि आप पेमेंट दोगे तो आप किसी चीज की लिमिट यानी कॉइन्स की आपकी लिमिट हो सकती है कि आप उसको मैक्सिमम 1000 तक का पेमेंट कर सकते हो। किस फॉर्म में? कॉइन्स की फॉर्म में। इसके ऊपर करना चाहोगे तो वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका रूल गलत नहीं है, वो अपने सही जगह पर है। देन आफ्टर हम देखते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और आरबीआई कहता है कि अगर आप पेमेंट करना ही चाहते हैं, पेमेंट की वैल्यू बड़ी है, तब आप अनलिमिटेड लीगल की फॉर्म में यानी करेंसी जो होती है वो नोट की फॉर्म में, जो आपका पेपर का नोट होता है उसकी फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। पढ़ते क्या कहता है? इट इज द मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। ये वैसी मनी है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कहां तक? अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, जो कि 1000 है। और जो करेंसी नोट होता है, इट इज मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू एनी अमाउंट विच हैज नो लिमिट इन एनी एक्सेप्टिंग पेमेंट। जो आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है वो क्या कहता है? इट इज मनी विच कैन बी नो लिमिट या which can be accepted up to any amount which has no limit in any accepting payment, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी लीगल टेंडर मनी की बात। अब आ जाते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। अब लीगल तो दोनों थी, बस इसमें कॉइन्स हो गए, इसमें नोट्स हो गए। अब आ जाते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। क्या होती? इसी को बोल देते हैं एक ऑप्शनल मनी, जिसका पेमेंट हम डायरेक्टली कस्टमर को करते तो हैं, बट वो डायरेक्ट वहां पे आपका पेमेंट डिस्चार्ज नहीं होता, आपका डेट डिस्चार्ज नहीं होता। कैसे? जैसे हमने आपको पेमेंट करना था या हम आपको पेमेंट करते, तब आपको क्या हुआ कि आपको हमने एक ड्राफ्ट इशू करके दे दिया। अब उस ड्राफ्ट को क्या करोगे? आप जाओगे बैंक पे लगाओगे, बैंक आपको फिर उसका पेमेंट देगी, हमारे अकाउंट से निकालेगी, आपको पेमेंट कर देगी। बट यही चीज इसमें होता है कि आपका पेमेंट जो है डिस्चार्ज डायरेक्टली तो नहीं हुआ, आपने किसका हेल्प लिया? बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का आपने हेल्प ली। तो उसी चीज के लिए हम समझा रहे हैं कि दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट द इशूअर ऑफ मनी कमांड्स। यह एक ऐसा मनी है या एक ऐसा मनी फॉर्म ऑफ मनी है जो कि एक्सेप्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर कमांड, जो कि ईश्वर जो जिससे हमको पेमेंट करना है, तो इसको इशू हम कौन करेगा? हम करेगा। और ये जो एक्सेप्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट होता है, आपको इस पे विश्वास रखना होगा, तब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये विश्वास या ट्रस्ट रखने के लिए हमें आरबीआई गाइड करता है। आरबीआई ने रूल्स भी दे रखे हैं कि आप अगर एक चेक इशू कर देते हैं, अगर उस चेक में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते तो आप उसका फाइन भी लगता है, दैट्स नो प्रॉब्लम। बट नॉन लीगल टेंडर मनी जो होती है आपकी ट्रस्टेबल मनी होती है, साथ में ये उसके कमांड पे चलती है, जो इशूअर इसको कमांड करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। इसका दूसरा नाम भी है फिड्यूशियरी मनी। फिर इट इंक्लूड्स कुछ जैसे होते हैं, इट इंक्लूड्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ड्राफ्ट हो गया, आपका ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो ये सब है आपका। तो फ्रेंड्स, ये था आपका मनी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और इसके जस्ट नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी इसी का सेकेंड पार्ट। तो जब तक आप बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यारों फ्रेंड्स साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।